विधानसभा से, जहां राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा किसी राजकीय महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के क्या क्या मानदंड निर्धारित है तथा क्या राजकीय महाविद्यालय भादरा इन निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि क्रमोन्नत करने के कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जो यूजी में बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य की बात यह है कि उस महाविद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी क्रमोन्नत अगले सेशन में किया जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी से इनके महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय भादरा में करीब 700-800 से अधिक छात्र और इनके साथ साथ जो निजी महाविद्यालय है उनको जोड़ करके हजारों छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 60-70 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है या हरियाणा प्रदेश में जाना पड़ता है और निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के लिए महंगी पढ़ाई स्नातकोत्तर की उनको करनी पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों की परेशानी को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, पूछना चाहूंगा कि कब तक इस राजकीय महाविद्यालय भादरा को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा? माननीय मंत्री। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को कह दिया आपके मार्फत कि जब भी अब अगले सेशन में जब भी क्रमोन्नत किए जाएंगे तो इनके महाविद्यालय को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए किया जाएगा। अगला प्रश्न। इसमें कुछ है नहीं, ये क्या क्रमोन्नत करने के मापदंड नहीं है डिपार्टमेंट में? यूजी के मापदंड है, लेकिन पीजी क्रमोन्नत करने के ऐसे नहीं है जो बच्चों के आधार पे, बच्चों की संख्या के आधार पे किया जाता है। कुछ तो होगा ना साहब। चलो अगला प्रश्न। ये तो नहीं कह सकते ना साहब मापदंड ही नहीं है। डॉक्टर जसवंत सिंह, अगले प्रश्न। चाहे बच्चों पे हो चाहे कैसे भी हो, मापदंड तो हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मापदंड ही नहीं हो, जो मर्जी जो हो जाएगा। चलिए डॉक्टर जसवंत यादव। संजीव जी ने धन्यवाद दे दिया। मैंने धन्यवाद दे दिया, साहब कर रहे हैं, घोषणा कर दी, मैंने धन्यवाद दे दिया। पूछने वाले सदस्य ने दे दिया। चलो डॉक्टर जसवंत यादव, प्रश्न संख्या 2। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरडोत कोटपुतली बहरोड बजट घोषणा 2025-26 में स्वीकृत है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांडन बहरोड अलवर बजट घोषणा 2022-23 में स्वीकृत है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांडन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरडोत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैंप राजकीय ITI नीमराणा में संचालित है। कलेक्टर द्वारा पत्र लिख दिया गया है और 2 हेक्टेयर जमीन चारागाह ग्राम हुडिया खुर्द तहसील मांडन की भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के तहत राजकीय ITI मांडन की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित कर दी गई है और संस्थान बरडोत के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर दिया गया है ग्राम बरडोत में और 1.5 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से भूमि का आवंटन नवीन प्रस्तावित जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि इन्होंने मेरे यहाँ 2 ITI दे दी, इससे बच्चों का रोजगार मिलेगा। अब मैं तो एक ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज़मीन कब तक अलॉट हो जाए, क्योंकि पत्र लिखना पत्र चलना ये तो बहुत बार हो चुका है। तो मुझे कोई टाइम बाउंड बताएंगे कि तब तक आप इसका शिलान्यास हो जाएगा? ये बस मुझे क्वेश्चन पूछना है। माननीय मंत्री जी। सकता हूँ कि जसवंत जी जो वहाँ के विधायक हैं, हमारे विभाग के पहले मंत्री भी रहे हैं, जो उन्होंने बात कही कि पत्र चलता है, उसके लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि ये सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो 2 ITI हैं उसमें से एक ITI पिछली सरकार ने सैंक्शन करी थी, लेकिन उसकी जमीन जो चिन्हित हुई थी
वो 2022 के अंदर जो जमीन चिन्हित हुई थी वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन 2022 से लेकर 23 दिसंबर तक कोई नई जमीन का चिन्हीकरण नहीं करा गया। हमारी सरकार के आते ही 6 अलग अलग स्थान चिन्हित करे गए जिनको रिजेक्ट करा गया, और उसके बाद में 7वां स्थान हमने चिन्हित कराया। कहने का मतलब है कि हमारे 1.5 वर्ष के अंदर ही हमने कई स्थान कलेक्टर ने बताए, उनको हमने देखा, रिजेक्ट करा, और हमारे विभाग उनके पीछे पड़ा हुआ था, तब जाकर 7वीं जमीन अलॉट हुई जिसे हमने एक्सेप्ट करी। यहाँ अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल कोई विधायक नहीं है जो चाहते हैं कि आईटीआई उनके पास आए, ये हमारा स्किल विभाग है जो चाहता है कि हमारा आईटीआई वहां पर आए। इस कारण से हम वहां पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो दूसरा आईटीआई है वो भी बहुत ही जल्द इसको स्वीकृति मिल जाएगी। हो गया? के प्रश्न हटा रहा हूं मैं। मुझे कोई टाइम बाउंड बता सकते हैं? 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 महीने, कब हो जाएगी? सिर्फ भाई इतना से बात पूछनी मुझे तो। बैठिए, माननीय मंत्री देना चाहेंगे? वैसे तो उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिला है, मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ। ठीक है, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है और वहाँ थार में पानी की क्या स्थिति होती है, और वहाँ पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नकारा ट्यूबवेल और कोलर ट्यूबवेल की संख्या बड़ी है। अब उनको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो पानी की बहुत समस्या होगी आगे गर्मी के सीजन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस समय में वहाँ पर हम गए थे, चर्चा चली थी, तो ये विषय रखा भी था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन नकारा ट्यूबवेलों को आप कब तक स्वीकृत करा के चालू करवा देंगे ताकि आने वाली गर्मियों में कोई समस्या ना आए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र पलोदी में 95 नलकूप ऐसे थे जो सूख गए थे। उनमें से 63 नलकूप निर्माण बजट उपलब्ध है और इनकी बहुत जल्दी हम बजट देके इनको ठीक कराएंगे। 32 नलकूप ऐसे जिनके वहाँ पे भूजल है नहीं, इसकी जांच करने के बाद में इनको बहुत जल्दी हम ठीक करा के, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा और भी इनके अलावा अभी हमने चेक किया जी। क्योंकि इस बार ईश्वर की मेहरबानी की वजह से खूब वाटर लेवल बढ़ेगा, जहाँ जहाँ भी कोई भी खराबी होगा 100% ठीक करेंगे। हाँ, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मेरे नगर पालिका क्षेत्र है बाप, और बाप के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में एक एसआर है, यानी कि एक उच्च जलाशय है और 3 गांव भी उससे पीते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर पानी की इतनी विकट समस्या रहती है कि रोजाना कोई घड़े लेकर के जा रहा है, कोई कुछ लेकर के जा रहा है, कुछ टैंक लेकर के सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी इस परिस्थिति को निवारण के लिए कम से कम 2 एसआर उस नगर पालिका क्षेत्र में, उन गांव के क्षेत्रों के लिए अगर आप स्वीकृत करेंगे तब जाकर के इस पानी की समस्या का निवारण होगा। तो क्या आप बाप नगर पालिका क्षेत्र में एसआर स्वीकृत करने का मानस रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी की व्यवस्था हो, चाहे गाँव में हो, शहरों में हो, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन गाँव के लिए चालू किया। शहरों के लिए अमृत 2 योजना के तहत जितने भी पुरानी लाइनें थी जहाँ पे पानी आने वाले 2053 तक कैसे नियमित मिलता रहे, ये योजना चालू करी। माननीय सदस्य की जो बाप जो नगर पालिका है अभी नहीं बनी है, इसके लिए भी हम बहुत जल्दी कोई योजना के तहत योजना लेके आएंगे। जो नगर पालिका उनको भी हम अमृत 2 की जैसे ही कोई योजना में जोड़ेंगे। और माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनके 1 या 2 जो भी एसआर की जो मांग है, मैं इनके बैठे नहीं, नो इनका ये परमिशन आपको नहीं है, अंकित नहीं, बीच में कोई खड़ा नहीं। अपनी व्यवस्था है, पूरक प्रश्न जो प्रश्न पूछने वाला पहले 2 पूछेगा, विपक्ष का नेता यदि उसमें बताएंगे तो वो प्रश्न खड़ा करेगा, और कोई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको मैं आश्वस्त करता हूं कि इनकी जो बाप जो नगर पालिका, इनके लिए मैं सर्वे करा के जहाँ पे 1 या 2 जहाँ भी एसआर बनाए हम बना के देंगे। 2 तो हो गए। चलो अगला प्रश्न श्री डूंगरराम केदार। प्रश्न संख्या 4। माननीय मंत्री जी। उत्तर मिल गया है मुझे। चलिए, उत्तर मिल गया, पूरा पूछिए। लेकिन आधा अधूरा मिला है। मैं आपके संरक्षण में ये चाहता हूं कि मैंने ऑनलाइन 12/8/2025 को प्रश्न लगाया,
जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट लिख करके दिए। जालंधर केमिकल युक्त पानी नहरों में पर प्रभाव, भाखड़ा सिंचाई परियोजना, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई संरचनाओं की स्थिति के बारे में लिखा। लेकिन प्रश्न जो आगे भेजा गया विधानसभा की ओर से, वो मात्र पहला जो पॉइंट है उसको ही आधा भेजा गया है। बाकी सारे के सारे 3 प्रश्न ये ऑनलाइन लगाए हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे 3 प्रश्न आगे भेजे ही नहीं गए हैं, जिनके उत्तर कहाँ से आएंगे मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नो अनुमति नहीं है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, हमके नहीं अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वो उनको अनुमति है। अरे अब मैं बता रहा हूँ, हाँ उसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मेरी सुनिए। प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में स्पीकर साहब के अधिकार को कोई सदस्य चुनौती नहीं दे। माननीय उसके में माननीय सदस्य, नहीं बैठिए, बैठिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं, बैठिए। अगला आपके प्रश्न नहीं आएंगे, बैठिए, बैठिए। नहीं, इसका व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, व्यवस्था मैंने दी है। ये अरे मेरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है माननीय सदस्य। अरे मैं दे रहा हूँ ना, आप तो बैठिए। आप क्या किससे पूछे बोल रहे हो? वो तो बिना पूछे बोल रहे हो, आप किससे पूछे बोल रहे हो? माननीय सदस्य, आप जब प्रश्न लगाते हैं उसके बाद संबंधित विभाग अपनी उस पर टिप्पणी करता है। यदि सही होती है तो उनकी टिप्पणी मान ली जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। अग्राह्य से लेकर के कोई मुद्दा लंबा है, कोई कोर्ट में विचाराधीन है, कहीं और है, उस अनुसार ये निर्णय मेरा है। सर, आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछिए। पूरक प्रश्न पूछो, लेकिन ऐसा आप सर संज्ञान लें, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो विधान यानी मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। मैंने उसको निरस्त किया है, मैंने उसको निरस्त किया है। 50 पेज की भी रिपोर्ट आई है, अब तो सब ऑनलाइन है, 1000 की सब ऑनलाइन। लेकिन इसमें कई पूरा जवाब आने दो ना। ये यहाँ का मुद्दा नहीं है, माननीय सदस्य को कहा ये तो सबका ही है साहब, चर्चा करें। मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हो। आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर, मैंने कर दिया। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने किया है। कोई पहला क्वेश्चन नहीं है, हमेशा क्वेश्चन लगता है सब। मैंने अगला किया है। अब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने दे दी व्यवस्था, मैंने व्यवस्था दे दी। आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है, माननीय सदस्य पूछिए। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है, वो आप पूछे, आपका अधिकार है। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है कि पिछले 1.5 साल में, यानी इस पानी को रोकने के लिए, जो गंदा पानी जालंधर की फैक्ट्रियों के माध्यम से आ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? एक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब से जो सतलुज नदी के अंदर जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, इसके लिए इसकी कमेटी बनी थी 2018 में। ये इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा इसमें श्री बलबीर सिंह सीचेवाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि नोडल ऑफिसर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड तथा पंजाब अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रतिनिधि का सम्मिलित किया गया था। ये सब करके पंजाब सरकार को डायरेक्शन दिया था कि आप इसके शुद्ध पानी करने के लिए STP, ETP वगैरह बनाए। इनमें से लगभग 57 STP का तो काम चल रहा है, बन चुकी है, और लगभग 10 STP का निर्माण चालू है। ये जब कंप्लीट होने के बाद के अंदर इसमें जो गंदा पानी आने की शिकायत है वो नहीं आएगी। पूछिए, दूसरा पूछे। ये तो पुरानी बात बता रहे हैं, 22 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 2011 में ये हुआ। मैं तो 1.5 साल की बात पूछ रहा हूँ साहब। पहले प्रश्न में दोनों कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पानी आता है ये पंजाब से आता है। पंजाब के अंदर बोर्ड ने उनको डायरेक्शन दे रखा है, बार बार पंजाब सरकार लिख रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। पूरा होने के बाद में गंदा पानी रुकेगा। अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा, बैठिए। हो गए, 2 हो गए आपके, 2 हो गए, 9 हो गए। अब आपका नेता बोल रहा है। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, अरे आपके नेता बोल रहे हैं। नेता को नहीं मानते हो क्या? नेता को तो मान रहे हैं साहब। उसके ही दो क्वेश्चन उसके ही नहीं पूरे हुए कि वो भी जवाब नहीं दे पाए। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आपने आखिरी बार इस पानी की
और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार का। लाल सिंह जी विधानसभा के बाहर ही जो है मौजूद है इस वक्त। विधानसभा की आज कार्रवाई शुरू हो गई है। लाल सिंह जी, देखिए पहला दिन तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ा था। विपक्ष ने जिस तरीके से सदन के बाहर और सदन के अंदर वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज की अगर बात की जाए, क्योंकि आज जो है कार्रवाई शुरू हुई, क्या कुछ अभी तक की कार्यवाही में देखने को मिला है? विपक्ष ने किन मुद्दों को जो है सदन में अंदर उठाया है? देखिए पूनम, बिल्कुल विपक्ष अपनी रणनीति के साथ काम कर रहा है और विपक्ष ने पहले ये रणनीति बना ली थी कि इस बार जो मानसून सत्र होगा उसमें अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। आपने पहले दिन की तस्वीर देखी होगी, जब मानसून सत्र का आगाज होता है तो उस दिन पहुंचते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ पूरी टी शर्ट पहनते हैं और उस दिन तो पूरी तरह से सदन में भी हंगामा करते हैं इस मांग को लेकर। हालांकि स्पीकर के बार बार हस्तक्षेप के बाद वो मान जाते हैं जब शोका व्यक्त की जाती है, लेकिन उससे पहले लगातार हंगामा चलता रहता है। और आज भी कमोबेश दूसरा दिन है सत्र का, वही तस्वीर देखने को मिली। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया। आज उन्होंने मुद्दा बनाया जो प्रदेश भर के जर्जर स्कूल हैं, उनकी वजह से, बिल्डिंग गिरने की वजह से जो हादसे हुए हैं और जिनमें मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि दी है। खासकर झालावाड़ में जिन 7 बच्चों की मौत हुई थी उनको श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही प्रदेश भर में जितने भी बच्चों की मौत इन स्कूल के हादसों की वजह से हुई है उनको याद करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साफ साफ संदेश दिया है। साथ ही जब टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो झालावाड़ में जो बच्चे हैं, 7 मृत बच्चे, उनके बच्चों के एक बच्चे के नाम से अलग अलग 7 संभागों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। सरकार पर हमलावर रहे लगातार। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार के पास अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए पैसे है, लेकिन मासूमों को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल जर्जर स्कूलों को बचाने के लिए पैसे नहीं है। अब इसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है सदन में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात है पूनम कि सत्ता विपक्ष ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जितने दिन भी सदन चलेगा, यानी कि अभी करीब 10 तारीख तक सदन चलने की संभावना जताई जा रही है, उस दिन तक के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि किस तरह सरकार को घेरना है, बाहर भी और सदन के अंदर भी। अब प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अलग अलग जो आज विषय रहेंगे उनको लेकर मंत्री अपने अपने जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष के भी सवाल लगे हुए हैं, विपक्षों के विधायक सवाल लगे हुए हैं, ऐसे में प्रश्नकाल शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन आगे विपक्ष क्या रुख अपनाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जो कोचिंग को नियंत्रण करने के लिए जो विधेयक आने वाला है, जिसको डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सदन की पटल पर रखेंगे, उस दौरान निश्चित रूप से विपक्ष हंगामे के पूरी तैयारी में है। उनके तेवर बता रहे हैं कि इस बिल को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमला करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल में उनका जो आरोप है कि जिस तरह से कोचिंग बिल आना चाहिए, जो कठोर प्रावधान इसमें होने चाहिए थे, वो कठोर प्रावधान इसमें नहीं है। ऐसे में यही प्रयास रहेगा कि कैसे सरकार को घेरा जाए। इसके साथ ही कुछ अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी पूनम। लेकिन कुल मिला के अब देखने वाली बात होगी कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष का क्या रुख रहता है। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अन्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि जिन छात्रावासों में जो बिस्तर और टॉयलेट में कहीं कमी है तो उसके लिए आपने बताया कहीं कमी है तो हम करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। प्रश्न मेरा पहला है, 2013 और 18 के बीच में बायोमेट्रिक मशीन चालू की थी जो पूर्व सरकार में। जोधपुर से खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर में वसुंधरा राजे पहुंची हैं। जुगल जोड़ी मंदिर सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। वसुंधरा राजे के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी मंदिर पहुंचे। देखिए, वसुंधरा राजे पहुंचे, साथ ही कई भाजपा कार्यकर्ता भी जो है उनके साथ मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर दर्शन पूजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त जोधपुर पहुंची हुई हैं और उनके साथ देखिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी जो हैं मंदिर पहुंचे हैं, आशीर्वाद लिया है दर्शन पूजन कर। सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात भरतपुर की, जहां जिले के रुदावल क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण गंभीर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। जिला कलेक्टर कंवर चौधरी के निर्देश पर उज्जैन उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता ने अपनी टीम के साथ सेवला हेड पहुंचकर नदी में आ रही पानी की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार और पटवारी भी मौजूद रहे। एसडीएम भारती गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे नदी नालों के बहाव क्षेत्रों से दूर रहें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।
जैसलमेर के रामदेवरा में एकादशी के अवसर पर बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भादवा मेले का विधिवत रूप से समापन हो गया है। इस बार भादवा मेले में 70 लाख लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने मेले में पहुंचे थे। हर साल ये बुलाते रहे, खूब आनंद आयो भादव के मेला में बाबा को दर्शन करके। जय बाबेरी, बाबू भली करे। कितने लोगों ने घर में बैठ के भादो गवाए, आप अब कोई भी भादो घर में बैठ के मत गवाइए, यहाँ आइए, आनंद लूटिए। ये 641वां भादवा मेला और यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट है समिति की तरफ से। हर तरफ इतने अच्छे आयोजन हो रहे हैं, कहीं देसी आयोजन हो रहा है, यहाँ चारों तरफ बच्चे परिवार सब आके आनंद ले रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बस यहीं बस जाएं, वापस न जाएं। बाबा से प्रार्थना है जितने भी भक्त आए हैं सबकी अरदास पूरी करें और उन सबको हर बार। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में स्थित गांव रामपुरा की सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि ग्रामीण नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। सड़कों पर गहरे गड्ढे और नाले के अभाव में बारिश के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों की बदहाली के कारण गाँव में लड़कों की शादी तक मुश्किल हो रही है। ग्रामीण अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल ही सड़क निर्माण और नाले की व्यवस्था की मांग की है। 3 दिन से कठूमर खेड़ली क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बारिश ने क्या क्या परेशानियां पैदा की हैं लोगों को। किसान वर्ग बारिश से खुश है, लेकिन सुविधा के साथ अब ये बारिश दुविधा भी बन चुकी है। सच में सड़क की टीम पहुंची है। सुप्रसिद्ध गांव है जो कि किरोड़ी लाल मीणा कद्दावर राजस्थान के मंत्री हैं, गोलमा देवी जो विधायक और मंत्री रह चुकी हैं, उनकी बहन का सगी बहन का ये ससुराल है गांव रामपुरा, जहां हम पहुंचे हैं। मैं दिखा सकता हूं कि पहले गांव की स्थिति तो बाद में, पहले गांव को जाने वाले मुख्य रोड की मैं हालात दिखा सकता हूं कि किस हालात से कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और चाहे पैदल हो चाहे बाइक सवार हो, सब इसी तरीके से पानी में होकर निकलते हैं और किस हालातों से गुजरते हैं कि आप देख सकते हैं। अपने जीवन को खतरे में डालते हुए लोग पानी में होकर निकल रहे हैं, पानी में होकर आ रहे हैं। अभी ना भगवान ना करे कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हो जाए तो किस स्थिति से यहाँ लोगों को जूझना पड़ता है। वहीं यहाँ के लोगों, राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा के सगे भांजे प्रधान सिंह भी मौजूद हैं, तो वो अपने मामा जी से, राजस्थान सरकार से और यहाँ की क्षेत्र की इस सड़क की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, बातचीत करते हैं। मेरा तो भाई साहब मामा जी से और राजस्थान सरकार से ये कहना है कि इसको जो रामपुरा और खेड़ली को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है, इसको तुरंत प्रभाव से और इसको दुरुस्त किया जाए और इसको नया ही बनाया जाए, क्योंकि ये जो नीची पड़ रही है ना, इसकी वजह से ये आए दिन क्षतिग्रस्त होती रहती है। और इसको कम से कम 2-3 फुट ऊंचा उठा के और इसका नया टेंडर पास करवा के और तब इसको नया ही बनाया जाए। क्या क्या राहगीरों को, लोगों को परेशानी होती है? भाई साहब बिल्कुल नहीं निकला जाता, पैदल आदमी तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकता। 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं और चर्म रोग होने की भी संभावना है, दुर्घटना होने की भी संभावना है। बचने का कोई सड़क पे कोई वो रास्ता नहीं है उसके साइड में, तो महिलाओं से बच्चों से तो बिल्कुल ही निकला नहीं जाता इस सड़क के ऊपर। बताया जाता है कि कई बार यहाँ ट्रैक्टर हैं, साधन है, पलट भी जाते हैं। बिल्कुल दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और गंभीर चोटें भी लग जाती है कई बार राहगीरों को। तो मेरा ये अनुरोध है कि जनमाल की हानि न हो, तो सरकार से और जो कैबिनेट मंत्री है माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से। मामा जी क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, वो मामा जी लगते हैं मेरे, लेकिन मेरे मामा जी से पहले वो जनता के भी सेवक हैं। तो ये रोड है जो पूरी रामपुर पंचायत को और हलेना साइड को, भरतपुर साइड को जोड़ती है, जो यहाँ जो भी निकलते हैं दूर दराज के लोग बाग। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि इसको तुरंत प्रभाव से और इसकी ओर ध्यान दिया जाए और इसको नया बनवाया जाए। ये थे किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री के भांजे प्रशांत सिंह। किरोड़ी लाल मीणा जी की बहन का ससुराल है ये। जी हाँ, जी हाँ। राजनीतिक और प्रशासनिक भी यहाँ इस गांव में अधिकारी हैं। दबदबा है इस गांव का। गांव का दबदबा है। जी जी जी। लेकिन ये खेड़ली से और रामपुरा को चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजधानी जयपुर की बात करेंगे, जहां मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर के विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते आवागमन बाधित हुआ है और आज भी 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। राजस्थान में अगले 4 दिन तक ऐसे ही बादल
बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम का असर अब राजधानी में देखने को मिल रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, राजधानी में लगातार जो है बारिश का दौर पिछले 2-3 दिन से लगातार जारी है। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की मध्यम बारिश हो रही है। फिलहाल राजधानी की तस्वीर बताइए। पूनम, आपको बता दें कि रात से ही अगर हम बात करें तो लगातार जो है राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। अभी हम गोपालपुरा क्षेत्र में स्थित है। अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूं कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर जो बारिश का दौर है, हल्की बारिश का दौर, वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और लगातार जो बारिश है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन तक जो है बरसात के लिए बरसात का जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों से जहाँ पर बरसात हुई है वहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर क्योंकि स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर हैं और लगातार क्योंकि यहाँ पर बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए जो है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। हम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयावह है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बारिश है वो आम लोगों के लिए जो अब मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि किसानों की अगर हम बातचीत करें तो जरूरत से ज्यादा जो अनुमान लगाया गया तो उससे ज्यादा जो अब की बार बरसात हुई है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में हम टोंक की बात कर लें, हम हनुमानगढ़ की बात कर लें, हम कोटा की बात कर लें, जिस तरह से वहां पर बरसात हुई, भारी बरसात के कारण जो खेतों में पानी भर गया है जिससे जो फसलें हैं उनको जो खासा नुकसान है यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ रहा है। अनुमान है कि हाड़ौती में 200 करोड़ की जो फसल है उसका यहाँ पर नुकसान किसानों को हुआ है। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए राजधानी जयपुर सहित जो है कई क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसा ही मौसम 3-4 दिनों तक और देखा जा सकता है जहां लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा।